जो हमें बार बार ख्याल आते हैं, जो हमें तंग करते हैं और जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर पाते। हमें पता होता है कि वो ख्याल मोस्ट लाइकली सही नहीं है, परंतु हम उन्हें इग्नोर नहीं कर पाते। तो इंट्रूसिव थॉट्स हैं जो हम कोशिश भी करें निकालने की तो फिर भी बार बार आते रहते हैं। जैसे कई बार लोगों के दिमाग में आ जाता है कि मुझे ये बीमारी तो नहीं होगी, उन्होंने कहीं पढ़ी या सुनी तो लगा कि मुझे तो नहीं होगी, फिर वो बार बार वो टेस्ट करवाते हैं। नमस्कार, सेहतनामा में आज बात OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर पर। क्या होता है, क्यों होता है, इलाज क्या है, साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर सिमी वड़ैच हमें बताएंगी। बहुत बहुत स्वागत मैम। OCD पे मैं बहुत लंबे वक्त से बात करना चाह रही थी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। सबसे पहले बताइए है क्या? OCD बेसिकली ऑब्सेसिव जो होता है उसका मतलब है ऑब्सेशंस। ऑब्सेशंस होते हैं जो हमें बार बार ख्याल आते हैं, जो हमें तंग करते हैं और जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर पाते। हमें पता होता है कि वो ख्याल मोस्ट लाइकली सही नहीं है, परंतु हम उन्हें इग्नोर नहीं कर पाते। तो वो एंग्जाइटी कॉज करते हैं, उससे बेचैनी होती है। कंपल्शन का मतलब ये है कि जो हम एक्शन कैरी आउट करते हैं उस थॉट को निकालने के लिए अपने दिमाग में से, तो उसको कंपल्शन बोलते हैं। इसलिए इसको जोड़ के हम बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो ये होता क्यों है? मोस्टली ये बायोलॉजिकल है ना। जैसे हमें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, शुगर भी बायोलॉजिकल कारण के होता है। तो जैसे जेनेटिक, कई बार आप पूछिए तो फैमिली हिस्ट्री होती है किसी के माँ में या पिताजी में या ताया ताई मासी, कोई ब्लड रिलेटिव में कई बार होती है। और कई बार ये बचपन में, इंटरेस्टिंग ये बात है कि बचपन में कई बार एक थ्रोट इन्फेक्शन होती है जिसे बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। तो उसके बाद भी कई बार OCD के सिम्टम्स बच्चों में देखे जाते हैं। तो ये माना गया है कि कई बार वो जो बैक्टीरिया है या कुछ वायरल इन्फेक्शंस हैं, वो हो सकता है कि हमारे ब्रेन में एक दो एरियाज हैं जिनको हम बोलते हैं कॉर्डेट न्यूक्लियस, तो उनमें वो थोड़ा सा मैल फंक्शनिंग कर देते हैं। इसके कारण ये हो सकता है। और कई बार ये मतलब आफ्टर सम हेड इंजरी, ट्रॉमा भी हो सकता है। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और ये कितने तरह का होता है? OCD के कॉमन सिम्टम्स तो यही होते हैं कि बार बार आपको इंट्रूसिव, मतलब जो आपके जैसे दरवाजे के अंदर कोई घुसा आ रहा है, घुसा आ रहा है, आप बंद कर रहे हो पर फिर भी बार बार घुसा आ रहा है, वो रुकता ही नहीं, इसलिए हम बोलते हैं इंट्रूसिव। जैसे इंट्रूडर कोई आ जाता है, तो इंट्रूसिव थॉट्स हैं जो हम कोशिश भी करें निकालने की तो फिर भी बार बार आते रहते हैं। तो ये कई तरह का होता है। फॉर एग्जांपल कई लोगों में ये होता है कि मैंने कहीं गलत हाथ तो नहीं लगा दिया, या मैंने दरवाजे के नॉब पे हाथ लगा दिया तो गंदे हो गए, या कुछ नीचे गिरा था उसको उठाया, हाथ गंदा हो गया। तो वो बार बार उसको साफ करते हैं। कंटैमिनेशन जो बोलते हैं वो टाइप का हो सकता है, जो काफ़ी कई लोगों को बहुत तंग करता है। जैसे नहाने में वो कई बार काफ़ी समय लगा देते हैं, हाथ बार बार धोते हैं या सैनिटाइज करते हैं। दूसरों को अपने कई बार बिस्तरे पे बैठने नहीं देते हैं, या कोई अपनी वो फिक्स्ड कुर्सियाँ वगैरह बनाई होती हैं कि उस पे कोई और ना बैठे, नहीं तो उनको लगता है कि वो शायद कुछ कीटाणु या कंटामिनेंट्स, जर्म्स उनको भी लग चुके हैं और उससे कुछ बीमारी हो जाएगी या कुछ बुरा हो जाएगा। तो कई बार ये घर वालों पे भी बहुत असर करता है, क्योंकि बच्चों को वो कई बार फिर बार बार, जैसे स्कूल से आए तो नहला देते हैं, या आप बाहर कुछ करने गए फिर वापस आके कपड़े बदले फिर नहा लिए, तो घर वालों पे भी काफ़ी इसका इम्पैक्ट होता है। और ये कई बार बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। कई बार कुछ लोगों में काफ़ी सिवियर हो जाता है, कुछ में माइल्ड हो सकता है, कुछ में मॉडरेट हो सकता है। तो एक तो कंटैमिनेशन टाइप। दूसरा फिर कई लोगों में होता है कि ऑर्डर, मतलब चीज़ें बिल्कुल ऑर्डर में पड़ी हों, कुछ डस्ट से मस ना हो, हर एक चीज़ बिल्कुल सही, तो वो सारा दिन फिर उसी में लगे रहते हैं। और वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि ऐसे नहीं कि आपने चीज़ ऐसे रख दी तो ये अब सीधी पड़ी है, नहीं, फिर उनको होगा कि नहीं ये शायद सीधी नहीं है, तो वो उसी को सीधा करने में कई बार काफ़ी समय या वक्त लगा देते हैं। तो जैसे 1 घंटा पूरा लगा दिया सिर्फ,
किचन का वो ठीक करने में, और फिर बाथरूम में उसको सेट करने में 1 घंटा और लगा दिया। तो काफ़ी इस मतलब ये काफ़ी दिक्कत दे सकता है। इसके अलावा और भी हो सकता है, जैसे उनको लगता है कि शायद मेरे मन में कुछ ख़्याल आया है और शायद वो सच ना हो गया हो। सो फॉरबिडन थॉट्स इसको बोलते हैं। जैसे मन में ख्याल आया कि मैं जा रहा था, कोई मेरी गाड़ी से तो नहीं लग गया, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। हमें पता होता है कहीं ना कहीं कि नहीं हुआ, पर हम उस ख्याल को या विचार को मन में से निकाल नहीं पाते, तो हम उसको चेक करते हैं। तो कुछ लोग फिर चेक करेंगे, वापस उसी रास्ते जाएंगे, उसको चेक करेंगे कि ऐसा सही में हो तो नहीं गया। तो ये भी काफ़ी प्रॉब्लम करता है। इसी तरह जैसे कई लोगों को आ जाता है कि छुरी देखने पर कि कहीं मैं ये अपने बच्चों को ना मार दूँ या कुछ ऐसा ना कर दूँ, और फिर उनको बड़ा गिल्ट भी होता है कि मुझे ये ख्याल क्यों आया, कि ऐसा ख्याल मुझे आ ही कैसे गया। तो उसके कारण भी वो बड़े परेशान होते हैं। और कई होते हैं जैसे रिलीजियस थॉट्स आ सकते हैं, मतलब रिलीजन के प्रति, जैसे हम पाठ पूजा कर रहे हैं तो कुछ गलत ख्याल आ गया मन में, जैसे कुछ अब्यूसिव थॉट, कोई गाली आ गई मन में, या कोई सेक्सुअल थॉट आ गया मन में। जब हम पाठ या पूजा कर रहे हैं तो हमें लगता है कि ओहो, ये थॉट कैसे आ गया, ये विचार तो इस समय आना नहीं चाहिए। तो उसके कारण फिर वो परेशान होना, गिल्ट फील करना कि ये क्यों हुआ। तो ये कई तरह का हो सकता है। इसके रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी होते हैं। जैसे कई बार लोगों के दिमाग में आ जाता है कि मुझे ये बीमारी तो नहीं होगी, उन्होंने कहीं पढ़ी या सुनी तो लगा कि मुझे तो नहीं होगी। फिर वो बार बार वो टेस्ट करवाते हैं, बार बार वो चेक कराते हैं। तो ये भी, इसको हम हेल्थ एंग्जाइटी बोलते हैं, पर ओसीडी से काफ़ी रिलेटेड है। इसी तरह बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर भी ओसीडी से रिलेटेड है, क्योंकि उसमें भी हमें ख्याल आते हैं कि शायद मेरी चिन पूरी ठीक नहीं है, या मेरा नोज़ में कुछ डिफॉर्मिटी है। तो उसके कारण फिर हम कई बार उसकी प्लास्टिक सर्जरी भी कराते हैं। तो ये भी बार बार हमारे मन में ख्याल आते हैं, जो हमें बाकी लोग शायद बोलें कि नहीं ऐसा नहीं है, पर वो हमारे दिमाग से निकलते नहीं। तो ये रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं। तो ये तो वो विचार हुए जो आए जा रहे आए जा रहे, तो ये एक तरह की बीमारी हो गई। हाँ हाँ, है तो ये बीमारी ही। तो इसमें हमें लोगों को यही समझाना होता है कि ये एक बीमारी है, ये आप नहीं कर रहे। ये तो जैसे वो ब्रेन का एक छोटा सा हिस्सा है जो मामले में मैल फंक्शन थोड़ा सा कर रहा है ना। तो इसलिए वो जो विचार है वो बार बार आते रहते हैं, बार बार आते रहते हैं। तो उनको हमें इग्नोर करना है, उनसे लड़ना भी नहीं है कि क्यों आ रहे हैं। उनको एक्सेप्ट करना है कि अगर मुझे ये विचार आ रहा है जो मुझे लगता है गलत है, नहीं आना चाहिए, पर उसे अगर हम एक्सेप्ट करेंगे तो कम परेशानी होगी। थोड़ी देर दिक्कत आएगी, पर फिर वो परेशानी कम हो जाएगी। अब मैं इसी पर आ रही थी, ट्रीटमेंट अब इसका क्या है? अगर सबसे पहले मैं बिना दवाई ओसीडी का इलाज पूछूं तो? सो यूजुअली इसमें देखा जाता है, एक स्केल होता है उसको देखने के लिए, तो उसके हिसाब से हम हिसाब लगा सकते हैं कि ये कितना आप पर असर कर रहा है। मतलब आपके दिन में आपको कितना परेशान करता है। 2 घंटे आप इस पे लगाते हो, 5 लगाते हो, 8 लगाते हो, 10 लगाते हो। तो उस हिसाब से ये अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है कि अकेली दवाई, अकेली थेरेपी करनी चाहिए कि दवाई भी ज़रूरी है। तो आम तौर पर यूजुअली दवाई भी हम साथ में देते हैं, क्योंकि दवाई का असर आने में भी 2 या 3 महीने तो लग ही जाते हैं, है ना? तो थेरेपी साथ की हम शुरू कर सकते हैं। थेरेपी, इसमें बहुत बड़ा रोल है थेरेपी का, और थेरेपी में यही इम्पॉर्टेंट होता है कि हम किसी साइकियाट्रिस्ट या अच्छे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जिनको एमफिल जिन्होंने किया या हॉस्पिटल में काम करने का एक्सपीरियंस है, तो जिन्होंने ये थेरेपी सीखी हुई है, तो वो आपको ये करवाते हैं। वो आपको आइडेंटिफाई करने को बोलते हैं कि आपके मन में क्या ख्याल आ रहे हैं। तो ये भी कभी कभी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि इसमें लोग डरते हैं वो ख्याल लिखने से, क्योंकि वो विचार, वो उनको लगता है इतना स्ट्रांग है, उनको लगता है मैं लिख कैसे लूँ, ये लिख भी लिया तो कहीं हो ना जाए, है ना। सो पर कई बार हम अपने साथ ही बिठा के उनको लिखवाते हैं।
तो ये सब लिस्ट बना के फिर हम उसको एक एक ख्याल को एट अ टाइम उनको उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं कि जैसे अगर किसी को बार बार सफाई करने का है तो कुछ टास्क देते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूंगी कि एक जेंटलमैन है तो रिटायर होने के बाद ये प्रॉब्लम बढ़ गई, तो अब वो काफ़ी कोशिश, शुरू में तो वो काफ़ी उदास थे कि मैं कैसे डील करूँगा, मैं तो 2 घंटे लगा देता हूँ नहाने में और मेरे से घर से नहीं निकला जाता। पर अब उन्होंने काफ़ी अटेम्प्ट करके 2-2 चीज़ें करके हर हफ्ते जैसे 2 चीज़ें कम की, है ना? और ऐसे जैसे साबुन से अगर वो हाथ 5 बार धोते थे, उसी को उनको काफ़ी समय लग जाता था 5 बार काउंट करके, फिर वो कई बार दोबारा करना पड़ता था। तो अब उन्होंने उसको कम करके पहले बार 4 कर दिया था, फिर वो 2 सोप्स यूज़ करते थे, उसको 1 कर दिया। तो ऐसे करके अब वो काफ़ी उनका कम हो गया है। मतलब ये खुद की कोशिशों से ही होगा। हाँ, और इसमें पर वो थेरेपिस्ट के साथ रैपो अच्छा होना चाहिए। कई बार अगर वो घर में नहीं कर पा रहे तो हम जो थेरेपिस्ट है वो अपने सामने करवाते हैं, तो वो थोड़ी देर आपका जब रैपो बनेगा तभी आप करोगे ना, पहली बार तो जाके करोगे नहीं। तो ये हेल्प करता है और साथ में मेडिसिन भी हेल्प करती है। यानी कि ज़रूरी है कि ओसीडी अगर सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो साइकेट्रिस्ट के पास जाया जाए और हेल्प ली जाए। क्या माइल्ड ओसीडी हो तो अपनी खुद की कोशिशों से भी घर पे भी ठीक किया जा सकता है? उनके लिए कुछ टिप्स आप बता सकते हो? हाँ, माइल्ड ओसीडी में किया जा सकता है, बल्कि अगर आप देखोगे तो ऑनलाइन सेल्फ हेल्प ओसीडी की बुक्स भी हैं, बुकलेट्स छोटी-छोटी, एनएचएस यूके की हैं, कनेडियन गवर्नमेंट की हैं, तो वो काफ़ी हेल्पफुल हैं। वो आपको बताती हैं कि कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है और आपको समझाती हैं कि ये सिर्फ ख्याल है, ये विचार है, इस विचार को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं। प्रिवेंट नहीं कर सकते शायद, पर इग्नोर कर सकते हैं। जैसे रात को अगर हमारे घर के बाहर जगराता लगा है, तो हम हो सकता है किसी और के घर ना जा पाएँ, पर हम शायद उसको इग्नोर कर पाएँ। पर क्योंकि ये उनके साथ रोज़ हो रहा है तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल आती है, पर वो सपोर्ट के साथ उनको सिखाया जा सकता है कि कैसे आपने वो एक्शन करके फिर 5 मिनट 10 मिनट, जैसे अगर किसी को डोर के नॉब को हाथ लगाने से लगता है कि गंदे हो गए, तो हम उनको बोलते हैं कि रोज़ आपने आधे घंटे के लिए करना है। तो पहले हाथ लगा के फिर थोड़ा वेट करना है, कुछ और चीज़ एक्टिविटी करनी है, ऐसे नहीं कि बैठे रहना है हाथ को पकड़ के, और दूसरे कमरे में जाके कुछ एक्टिविटीज़ करनी है, फिर 15 मिनट वेट करना है, फिर उसके बाद एक बार हाथ धोने हैं 10 तक काउंट करके, और फिर दोबारा से वो चीज़ फिर हाथ लगाना है, फिर वो दोबारा करना है। सो एवरी डे जब आप करोगे तो वो एंग्जाइटी लेवल कम होता जाएगा और वो ख़त्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वीक कुछ और टास्क दिया जाता है। तो ऐसे करके भी वो चीज़ें हेल्प उसमें मिलती हैं। बट कई लोगों को जिनको काफ़ी सिवियर हो जाता है, वो काफ़ी टाइम लगा रहे हैं इन एक्शंस में, तो दवाई तो यूजुअली साथ में हम देते ही हैं। तो कोई मैसेज ओसीडी पेशेंट को? आई थिंक कई लोग ओसीडी में ना इलाज कराते ही नहीं, वो समझ लेते हैं कि ये तो नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, उनको लगता है कि सफाई तो, मुझे तो एक्चुअली लग रहा है ये गंदा है तो मेरे को तो सफाई करनी है ना। वो घर वाले तो समझते हैं कि ये ज़्यादा हो रहा है, बीमारी है, पर कई बार लोग अपने आप ही नहीं समझ पाते। तो जो अवेयरनेस है लोगों में अगर आएगी कि ओसीडी होता क्या है, उसके क्या सिम्टम हैं और उसका इलाज हमें कराना चाहिए, करने से काफ़ी हेल्प मिलती है, तभी अवेयरनेस के थ्रू आई थिंक। और शायद शुरुआत में अगर इसे पकड़ लिया जाए इस बीमारी के लक्षण को तो जल्दी इलाज भी हो सकता है और हाँ, जल्दी ठीक भी हो सकता है। हाँ।